Hello everyone. Now let's see the actual classification of animals and there are different phyla or the divisions. हमने classification कैसा करा animal kingdom का? Animal kingdom is the largest group of animals in which all multicellular heterotrophic organisms are placed, and in that we will divide the kingdom Animalia into two major groups, non-chordates and chordates, based on the presence or absence of notochord. तो अपन किंगडम एनिमलिया को सबसे पहले डिवाइड कैसा करेंगे? दो हिस्सों में डिवाइड करना है, जिसमें आपका मेजर डिवीजन है सबसे पहला नॉन कॉर्डेट्स एंड द सेकंड डिवीजन के लिए हम यहाँ पे वर्ड यूज करेंगे फाइलम, एंड दैट फाइलम इज योर फाइलम नॉन कॉर्डेट एंड द सेकंड फाइलम इज योर कॉर्डेट. सो एनिमल किंगडम के दो टुकड़े हैं. जैसे प्लांटी में अपन ने 5 टुकड़े करे थे प्लांट किंगडम के, अल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स. किंगडम प्लांटी के 5 डिविजन्स थे, राइट. तो वैसे एनिमल किंगडम के 2 डिविजन्स है. यहाँ डिवीजन के लिए अपन फाइलम वर्ड यूज करेंगे बिकॉज द वर्ड डिवीजन इज यूज्ड इन प्लांट किंगडम एंड द वर्ड फाइलम इज यूज्ड ओनली फॉर एनिमल किंगडम. ये क्लासिफिकेशन के रूल के हिसाब से. ओके, सो जैसे प्लांट किंगडम के 5 डिविजन है, वैसे एनिमल किंगडम के 2 डिविजन है, नॉन कॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स. एंड दिस क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन व्हिच कैरेक्टर? बेस्ड ऑन प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड. प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड. नोटोकॉर्ड अपन ने देखे थे लास्ट वाला क्राइटेरिया. इट इज अ स्टिफ रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर फाउंड इन द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंटल स्टेजेस. इफ इट इज प्रेजेंट, दैट ऑर्गेनिज्म इज सेड टू बी कॉर्डेट. If that notochord structure is absent, therefore that organism is said to be non-chordate. Okay, so अगर non-chordates की बात करेंगे, so notochord is absent and in chordates notochord is present. Okay, basic क्यों classify कर रहे हैं? ये जो words है, non मतलब absent, chord मतलब notochord, chordata. Okay, chord मतलब chord is present, तो ये notochord is present, notochord is absent in the embryonic stage or any stage of life. ओके, ये बेसिक क्लासिफिकेशन. अब अपने को इसके अंदर 10 कौन से फाइलम देखने में आपको लिस्ट बना के दिया था प्रीवियस लेक्चर में. फिर से एक बार दे रहा हूं लिस्ट. अपन आज पहला देखने वाले पोरीफेरा. दिस इज द फर्स्ट फाइलम. देन सेकंड इज योर सिलेंट्रेटा. ओके, थर्ड वन इज योर स्टीनोफोरा एंड फोर्थ वन इज योर प्लेटीहेल्मिन्स. Okay, then fifth one was your Aschelminths. Then sixth one is your Annelida. Seventh, Arthropoda. 8, Mollusca. 9, Echinodermata. And 10th, Hemichordata. These are the 10 phyla under your non-chordates. अपने को non-chordates में 10 देखने के. ये लिस्ट याद कर लो क्योंकि अपने को एक के बाद एक सभी देखने के, तो अभी लर्न नहीं कर लो. पहला वाला आज अपन पोरीफेरा देखें. इसी तरीके से कॉर्डेट्स का भी क्लासिफिकेशन है. कॉर्डेट्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप्स, यूरोकॉर्डेटा, सेफेलोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा. थर्ड वन इज वर्टिब्रेटा या वर्टिब्रेट्स. ओके, फिर यूरोकॉर्डेट, सेफेलोकॉर्डेट का फर्दर कोई क्लासिफिकेशन नहीं है. वर्टिब्रेटा के 2 क्लासिफिकेशन है, अनैथा और नैथोस्टोमेटा. अनैथा में सिर्फ आते साइक्लोस्टोमा या फिर साइक्लोस्टोमेटा, ठीक है, जिनको जॉ नहीं रहता, जॉलेस ऑर्गेनिजम्स. मतलब एब्सेंट, नैथा मतलब जॉ, इनको जॉ नहीं रहता तो इनका सर्कुलर माउथ रहेगा. साइक्लिक स्टोमेटा मतलब साइक्लो मतलब साइकिल जैसा राउंड और स्टोमा मतलब माउथ, तो ऐसे फिश जैसे रहेंगे ऑर्गेनिज्म जिनमें माउथ साइक्लिक रहेगा. और नैथोस्टोमेटा मतलब जॉ वाले ऑर्गेनिजम्स. ओके, इनके अंदर आएंगे आपके फिर से Pisces or vertebrates, tetrapoda. Pisces and tetrapoda.
पाइसेस में आएंगे दो प्रकार के फिशेस आपके, बोनी कार्टिलेजिनस फिश और बोनी फिश, कार्टिलेजिनस फिश और बोनी फिश। और टेट्रापोडा में आएंगे आपके सारे बचे वाले कौन कौन, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एव्स मतलब बर्ड्स, और लास्ट में आएंगे आपके मैमल्स, एव्स और मैमल्स। वो तो अपन बाद में देखने वाले सारी चीजें, बट दिस इज द बेसिक क्लासिफिकेशन प्लान। नॉन कॉर्डेट्स के 10 फाइलम है, कॉर्डेट में 3 हिस्से, यूरो और सेफेलो। वैसे ये दोनों को मिला के एक बोल सकते हैं आप इनवर्टिब्रेट या फिर इनवर्टिब्रेटा, और दूसरा बना लो वर्टिब्रेटा, ठीक है। फिर इनवर्टिब्रेटा में 2, 1 और ये 2, ओके। फिर वर्टिब्रेटा में इसमें यूरोकॉर्डेट्स, सिफेलोकॉर्डेट्स। वर्टिब्रेट्स में अनाथा, नैथोस्टोमेटा। अनाथा में कोई नहीं है, सिर्फ एक है, साइक्लोस्टोमेटा। और नैथोस्टोमेटा में पाइसेस और टेट्रापोडा मतलब 4 पैर वाले ऑर्गेनिजम्स। अब पाइसेस में पूरे फिशेस आ जाएंगे, अपनी मछलियां आ जाएंगी। टेट्रापोडा में पूरे तुम्हारे एम्फीबियंस, फ्रॉग वगैरह, रेप्टाइल्स, स्नेक वगैरह। एव्स में बर्ड्स आ जाएंगे पूरे तुम्हारे, और मैमल्स में सारे मैमरी ग्लैंड्स वाले ऑर्गेनिजम्स, ह्यूमन बीइंग, काऊ, डॉग एक्सेट्रा। Okay, so this is the basic plan of your animal classification of animal in this chapter. अपन ये सारे फाइलम को सिर्फ डिटेल में थोड़ा थोड़ा देखेंगे, कैरेक्टर्स देखेंगे विद एग्जांपल्स। आपको बहुत सारे एग्जांपल्स लर्न करने हैं, ओके। बिलीव में आपके एग्जांपल्स इतने सारे हैं, लेकिन आपको जब मैं फाइलम बताऊंगा तो मैं उसके साथ ही उसके कुछ आइडियाज बता दूंगा याद रखने के, तो वो इजी जाएगा। ओके, सो ये प्लान बना लो, इसको एक सिंगल पेज पर ड्रॉ करके रख लो, पूरे याद रख लो। ओके, नाउ लेट्स सी द फर्स्ट डिवीजन, दैट इज योर पोरीफेरा। अपन सबसे पहले शुरू करते नॉन कॉर्डेट्स, जिसके अंदर नोटोकॉर्ड एब्सेंट है। अब मैं बार बार बोलने वाला नहीं हूँ नोटोकॉर्ड एब्सेंट है वगैरह ये सारी चीजें। अपन इनके इंडिविजुअल कैरेक्टर्स देखेंगे, उनके एग्जांपल्स देखेंगे, उनके अंदर की कुछ बातें अपने को स्टडी करनी। ओके, नाउ लेट्स सी द फर्स्ट नॉन कॉर्डेट फाइलम, दैट इज योर पोरीफेरा। सो व्हाट इज दिस फाइलम पोरीफेरा? तो पहले इसके नाम में देखो, पोरी मतलब पोर्स, पोरी मतलब पोर्स या फिर स्मॉल ओपनिंग्स, एंड फेरॉन मतलब बेयरिंग, मतलब उसके ऊपर प्रेजेंट रहना। सो दीज आर दी पोर बेयरिंग ऑर्गेनिजम्स। छोटे छोटे उनके ऊपर ओपनिंग्स है, खड्डे खड्डे रहते, बारीक बारीक छोटे छोटे उनके ऊपर होल्स रहते। सो देयरफॉर दे आर कॉल्ड पोरीफेरंस और पोरीफेरा, ठीक है। एग्जाम्पल देख लो सबसे पहले इसके, आपको जो एग्जाम्पल्स लर्न करने के हैं, सबसे पहले एग्जाम्पल आपको दिया है साइकॉन, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल साइकॉन। इसका ही दूसरा नाम है स्काइफा। दूसरा स्पॉन्जिला, दैट इज योर फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, फ्रेश वाटर वाला स्पॉन्ज है ये। और तीसरा है यूस्पॉन्जिला, दैट इज कॉल्ड बाथ स्पॉन्ज। कौन सा स्पॉन्ज? बाथ स्पॉन्ज। स्पॉन्ज या फिर स्पंज बोलो सीधी सीधी। अब स्पंज लिटरली आपका जो स्पंज रहता है, अपन डस्टर वगैरह जिससे बनाते हैं, या फिर गादी वगैरह में रहता तो वो तकिया वगैरह बनाते, वो स्पंज जैसे ही ये ऑर्गेनिजम्स है, बस फर्क रहेगा इनके बॉडी में। स्पंज में कैसे ओपनिंग्स रहते बारीक 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 बारीक, राइट, वैसे ही ओपनिंग्स इनकी बॉडी पर है। ओके, अब ये 3 एग्जांपल से यूप्लेक्टेला, एक आपको स्टेट बोर्ड में दिया है यूप्लेक्टेला, वीनस फ्लावर बास्केट, वीनस फ्लावर बास्केट। तो ये स्पॉन्जेस है, इनकी बॉडी कैसी रहती है? इनकी बॉडी एकदम पूरी हार्ड रहती, पत्थर के जैसी रहेंगी, कैल्शियम से बनी रहेंगी, जिसकी वजह से इनको आंग घसनी बोल के यूज करते। पहले के जमाने में जो आंग घसनी, वज्री मराठी में जिसको बोलते हैं, आंग घसने के लिए शरीर अपन जैसे कुछ भी बर्तन घसने के लिए जैसे यूज करते, वैसा बॉडी को साफ करने के लिए बॉडी, पहले साबुन वाबुन नहीं हुआ करते थे इतने फेमस, ऐसे ब्रांडेड नहीं रहता था, तो वो टाइम पे ये पत्थर जो रहते थे स्पॉन्जेस वगैरह, स्पॉन्जिला वगैरह या फिर यू स्पॉन्जिला, इनको बाथ स्पॉन्ज, ठीक है, बॉडी को रब करके घान निकालना, कचरा निकालने के लिए यूज करते थे यू स्पॉन्जिला। इसी तरीके से स्पॉन्जिला फ्रेश वाटर स्पॉन्ज है, ये फ्रेश वाटर में मिलता। साइकॉन नाम का जो आपको फोटोज आ रही है साइड में, आप फोटोज भी देखते थे, स्काइफा इसका दूसरा नाम है, एमसीक्यू में पूछते रहते हैं। स्काइफा बिलोंग्स टू व्हिच फाइलम? इट बिलोंग्स टू पोरीफेरा। ओके, वीनस फ्लावर बास्केट इज द अनदर नेम फॉर यूप्लेक्टेला, क्योंकि देखो ये इनकी बॉडी का शेप देखो कैसे, ऐसे घड़े के जैसा है,
फ्लावर पॉट के जैसी इनकी बॉडी है, फ्लावर पॉट जैसी वेज शेप या फिर वाज शेप्ड बॉडी है इनकी, वाज शेप्ड बॉडी, सिलेंड्रिकल बॉडी है और इंटरनली हॉलो है। तो जैसे कि अपन कोई फ्लावर पॉट में कैसे फूल रखते तो वैसे वो फ्लावर पॉट दिखाई देता, उस तरीके से इनकी बॉडी रहती है जनरली, सिलेंड्रिकल लॉन्ग अंदर से हॉलो, तो इसीलिए इनका नाम फिर यूप्लेक्टेला, फ्लावर बास्केट वगैरह ऐसे नाम पड़े। साइकॉन दिख रहा है सिलेंड्रिकल। ओके, सो ये इसके एग्जांपल्स। अब एग्जांपल्स लर्न करने की ट्रिक क्या है, यहाँ पे आपको एग्जांपल्स इजी है, एस एस ई ई या फिर से याद रखो एस ई, ठीक है, पूरी फेरा में एस एस ई ई ऐसा याद रखिए। साइकॉन स्पॉन्जिला, यूस्पॉन्जिला, यूप्लेक्टेला, साइकॉन स्पॉन्जिला, यूस्पॉन्जिला, यूप्लेक्टेला। कोई बहुत हार्ड नाम नहीं, 4 तो नाम याद रखने के अपने को एक फाइलम में। ओके, ज्यादा मत करो, एक्स्ट्रा का दिया होगा किसी बुक में, डोंट डू दैट। आपको किसी बुक में एक्स्ट्रा का कैसा दिया होगा, फॉर एग्जांपल आपको डिवीजन के सब डिवीजन, एक्स्ट्रा का मटेरियल, एक्स्ट्रा का स्ट्रक्चर वगैरह दिया है, अपने को वो पार्ट में जाना नहीं, आपको जितना एनसीईआरटी में दिया है डू दैट फर्स्ट ऑफ ऑल, उतना ही करना है। ओके, उसके बाहर आपको एमसीक्यू नहीं आने, ठीक है। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ दिस फाइल। अब इसके अपन कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, तो एक एक देखते चलते। पहले इसका हैबिटेट मतलब प्लेस ऑफ लिविंग देखते हैं। सो मोस्टली दे आर मराइन, बट सम आर आल्सो फ्रेश वाटर स्पॉन्जेस। जैसे कि मराइन में आएगा आपका साइकॉन और स्पॉन्जिला रहेगा आपका फ्रेश वाटर स्पॉन्ज। ओके, फ्रेश वाटर में आएगा स्पॉन्ज, ठीक है। कहाँ मिलेंगे, पानी में मिलेंगे। और बहुत सिंपल ऑर्गेनिज्म से लाइफ पानी में से शुरू हुआ है, तो पानी में ही सबसे पहले एनिमल्स भी तैयार हुए थे, अमीबा वगैरह जैसे, फिर उनसे प्रोटोजोआ से डेवलप हुए मेटाजोआ, और फिर तुम्हारे ये ऑर्गेनिजम्स तैयार हुए, वो सेल्स एग्रीगेट होते गए और फिर वो एक साथ रहना सीख गए और स्पॉन्जेस जैसा स्ट्रक्चर सबसे पहले बना होगा। सो इसीलिए ये सबसे प्रिमिटिव, मोस्ट प्रिमिटिव, okay, and they are therefore non-motile, they are generally attached to a specific substratum, they are said to be sedentary। सेडेंटरी मतलब क्या है, जो हलडुल नहीं सकते, हिलडुल नहीं सकते, एक ही जगह पर फिक्स रहते, so they are attached to substratum, एक जगह पे फिक्स रहते, ओके। सो therefore they are said to be sedentary, मोटाइल नहीं, सेडेंटरी, एक ही जगह पे अटके रहना। Okay, so therefore they are said to be sedentary and they are multicellular animals found in water. So mostly they are aquatic. Habitat क्या है उनका, aquatic है, लेकिन aquatic में कुछ marine है, कुछ fresh water। आपको एमसीक्यू में आता है which of the following is a fresh water sponge? Euspongilla, direct एमसीक्यू। Which of the following is a bath sponge? Spongilla is fresh water and Euspongilla is bath sponge. Okay, ठीक है ना। अगर इनके कैरेक्टर्स देखें, आपको जो फोटोज आ रहे थे, आप बीच बीच में फोटोज में डालूंगा, निकालते रहूंगा। सो अगर कैरेक्टर्स आप देखें तो जो एनिमल बॉडी का क्लासिफिकेशन के 6 क्राइटेरिया थे, उस हिसाब से देखें तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इनका जो है वो सेल्यूलर लेवल का है। सेल्यूलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मैंने आपको फर्स्ट क्राइटेरिया में ही बताया था, फर्स्ट लेक्चर में। प्लस दे आर डिप्लोब्लास्टिक and acoelomates without segmentation on their body, and they are not non-chordates, okay, without segmentation। सिलोमेट, डिप्लोब्लास्टिक मतलब 2 जर्म लेयर्स रहते हैं इनके अंदर, ओके, और एक एंडोडर्म, एक एक्टोडर्म, मेसोडर्म इज एब्सेंट। और असिलोमेट जो रहता, असिलोमेट मतलब क्या है, इनके अंदर कोई भी प्रकार का आपको सिलोम या फिर बॉडी कैविटी नहीं दिखती, इंटरनल बॉडी कैविटी नहीं दिखती, ओके। असिलोमेट, एंडोडर्म और एक्टोडर्म के बीच में मेसोडर्म की कैविटी नहीं रहती यहाँ पे, ठीक है। सो देयरफॉर दे आर सेड टू बी असिलोमेट। ये लिख के रखो, ये एमसीक्यू में पूछेंगे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू और द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस फाइलम? सो दे शो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सेल्यूलर लेवल का है, मतलब सेल्स का एग्रीगेशन हुआ वाला है, ऐसे बहुत सारे सेल्स एक साथ आके रहने लग जाते हैं, एंड दे फॉर्म सिंपली अ स्पॉन्ज। समझ रहे हैं? उनके अंदर कैल्शियम डिपॉजिट हो जाता, उनके अंदर स्पॉन्जिन फाइबर्स डिपॉजिट हो जाते, ओके, स्पिक्यूल्स कांटे जैसे डिपॉजिट हो जाते हैं, उनका एंडोस्केलेटन तैयार हो जाता है और फिर वो स्पॉन्ज बन जाता है। सो सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। डिप्लोब्लास्टिक, उनकी ग्रोथ जब होती है तो 2 ही जर्म लेयर्स बनती, एंडोडर्म और एक्टोडर्म, मेसोडर्म नहीं बनता, हेंस डिप्लोब्लास्टिक। असिलोमेट बिकॉज बॉडी कैविटी इज एब्सेंट, ओके, सो देयरफॉर दे आर असिलोमेट।
ना अगर स्ट्रक्चर देखेंगे सो आप अभी बात किया जैसे कि रेशो सेल्यूलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, तो इनकी जो बॉडी है इसके अंदर आपको देखेंगे छोटे छोटे ओपनिंग्स, स्मॉल ओपनिंग्स आर प्रेजेंट ऑन द बॉडी. दीज स्मॉल ओपनिंग्स, ओके, दे आर कॉल्ड ऑस्टिया, ऑस्टिया या फिर सिंगुलर ऑस्टियम. स्मॉल ओपनिंग्स, वर्ड याद रखो, कहीं पे भी वर्ड आया ऑस्टियम समझने का, छोटे छोटे ओपनिंग्स, जैसे स्पंज पे रहते हैं ना वैसे ही छोटे छोटे खड्डे रहेंगे, इसको दे आर कॉल्ड ऑस्टिया. दैट ऑस्टिया विल कैरी वाटर, उनके अंदर से वाटर अंदर घुसेगा. एंड इंटरनली दे आर हॉलो, अंदर से खाली है, अगर तुमने कट करे सो इंटरनली दे आर हॉलो. ओके, एंड दैट हॉलो स्पेस और हॉलो कैविटी इज नोन एज देयर स्पॉन्जोसिल. स्पॉन्जोसिल, सिलो मतलब कैविटी. अब तुम बोलेंगे सर यहाँ पे तो आप बोल रहे असिलोमेट है, बॉडी में कैविटी नहीं है, और यहाँ पे बोल रहे उनको बॉडी को कैविटी है. स्पॉन्जोसिल इज द हॉलो कैविटी, हॉलो इंटरनल कैविटी. मैंने आपको डेफिनेशन बोला था सीलोम की, बॉडी कैविटी की, याद करो. सीलोम इज द कैविटी प्रेजेंट बिटवीन गट एंड द बॉडी वॉल. तो इनके बीच में जो एरिया है, यहाँ पे गट नाम का कोई पार्ट नहीं रहता, इनको डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं रहता खुद का, इनको खुद का रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं रहता, नर्वस सिस्टम नहीं रहता. तो इसकी वजह से क्या होता, इनके अंदर फिर गट और फिर बॉडी वॉल नाम की चीज ही नहीं आती, तो ऐसी कोई कैविटी नहीं बनती. लेकिन हाँ, अगर बॉडी एक हिसाब से देखें तो अंदर से पूरी खाली है, बाहर से कवरिंग है, एक खाली बॉक्स के जैसी बॉडी है इनकी. सो आजू बाजू से पूरे सेल्स जमे आले और अंदर पूरी खाली जगह. और ये जो ऑस्टिया है, तो ये जो ऑस्टिया रहते हैं वो ऐसे ओपनिंग्स रहते हैं, वो अंदर तक गए रहते हैं ऐसे, ठीक है. और सेल्स की एक लेयर तैयार हो रहती है आजू बाजू से, और फिर ऑस्टिया के थ्रू पानी अंदर जाएगा. ऑस्टिया उनके थ्रू पानी अंदर जाएगा और अंदर कैविटी बनने लगी. कैविटी को बोलने का स्पॉन्जोसिल, कैविटी को बोलने का स्पॉन्जोसिल. फिर अंदर जो पानी जाने वाला है उसको बाहर निकलने के लिए भी जगह रहेगी, तो एक बड़ा सा होल रहेगा कहीं पे भी, इस साइड में किधर भी एक बड़ा होल रहेगा. दैट सिंगल लार्ज ओपनिंग, सिंगल लार्ज ओपनिंग इज नोन एज ऑस्क्यूलम. सिंगल लार्ज ओपनिंग इज कॉल्ड ऑस्क्यूलम. ओके, अभी क्या काम आता, तो इनकी बॉडी में पानी आता है, ये पानी के अंदर पड़े रहते हैं, ठीक है. ये पानी है, ओशन वाटर, फ्रेश वाटर जो भी, तो इनके अंदर पानी आते रहता. ये ओपनिंग है, ओपनिंग्स में से पानी अंदर आ रहा, पानी अंदर आ रहा, कहां पे पानी जमा हो रहा, स्पॉन्जोसिल में आएगा. फिर ये पानी जो रहेगा अंदर स्पॉन्जोसिल में आने के बाद इंटरनली स्पॉन्जोसिल्स आर लाइंड बाय स्पेशल सेल्स नोन एज कॉलर सेल्स. स्पेशल सेल्स नोन एज कॉलर सेल्स, ऑल्सो नोन एज कोएनोसाइट्स. कोएनोसाइट्स. What are choanocytes or collar cells? These are the special cells that line the spongosil. स्पॉन्जोसिल को अंदर से लाइनिंग करेंगे. तो अगर मैं जूम करूं तो अगर ये स्पॉन्जोसिल है पूरी कैविटी, ठीक है, तो यहाँ पे एक कोएनोसाइट रहेंगी इस तरीके से, उसको कॉलर जैसा स्ट्रक्चर रहेगा, जस्ट लाइक योर कॉलर. इधर हेड है और ये कॉलर है ना नीचे, तो ये हेड जैसा रहेगा और इधर से कॉलर जैसा स्ट्रक्चर रहेगा उसको, ठीक है. फिर से एक इधर रहेंगे कॉलर सेल, उसको कॉलर जैसा पार्ट रहेगा, फिर हेड रहेगा, कॉलर सेल रहेंगे, समझ रहा है. प्लस उसको फ्लैजेला भी रहेंगे, उसको क्या रहेंगे, फ्लैजेला. मींस व्हाट आर कोएनोसाइट्स और कॉलर सेल्स? दीज आर स्पेशल flagellate cells that line the spongocell internal, okay. इससे होगा क्या, whenever that flagella will move, so beating of flagella will occur, वो beat होगा ऐसे ऐसे flagella, and it will help in exchange of material, and formation of its outer structure, secretion of some matrix like substance here. ये सब काम करेंगे तुम्हारे कोएनोसाइट्स. Okay, so they will help in what is the role of these cells? So they will help in nutrition and secretion of matrix like substance, and other cells are also present here. यहाँ पे दूसरे cells भी present रहते, okay, and fibers are also present.
यहाँ पे फाइबर्स प्रेजेंट रहेंगे, प्लस स्पिक्यूल्स मतलब कांटे जैसे, अभी स्टार निकाल दिया हमने, कांटे जैसे स्ट्रक्चर रहेंगे। सो दैट विल फॉर्म द एक्सोस्केलेटन मेड अप ऑफ स्पिक्यूल्स एंड धागे धागे जो पड़े वाले स्पॉन्जिन फाइबर्स। Spicules are made up of silica SiO2 and calcium carbonate। क्या क्या बोलते क्या मालूम बोलना सर, हमको तो समझाइए। अरे वापस से आ जाओ। कहाँ पे? ऑस्टिया। सो ऑस्टिया आर द स्मॉल ओपनिंग्स, they carry water into the spongosil। whatever water is collected here, that water is removed by a large opening, this opening is called osculum। clear? Then your spongosil is internally lined by special type of cells, here there is nucleus of these cells। these special cells which are present here, they are called choanocytes or collar cells। this MCQ was asked in NEET कि choanocytes कौन से फाइलम में दिखाई देते? they are the characteristic feature special cells that line the spongosil, they are present only in porifera। okay, so they are flagellate, मतलब उनमें flagella present है, this is flagella। so draw the structure of choanocyte, this is the head, nucleus and collar like part, and a flagella, this is a choanocyte। okay, so this is collar, head, nucleus। so they will help in nutrition and exchange of material and secretion of matrix like substance here। मेसोहाइल बोलते हैं उसको, आपको फोटो आ रही है साइड में, आप जूम करके देखो उसको, स्टेट बोर्ड की फोटो बता रहा हूं मैं बीच बीच में। सो वो जो मेसोहाइल बोलकर स्ट्रक्चर है वो तुम्हारी बॉडी बनेगी इससे। यहाँ पे सेल्स एक दूसरे से जुड़ के रहेंगे, फिर चिटक के रहेंगे, पास में रहेंगे। ओके, दैट मेसोहाइल विल कंसिस्ट ऑफ स्पिक्यूल्स मतलब कांटे एंड स्पाइकी स्ट्रक्चर, जैसे कांटे कांटे नोकदार स्ट्रक्चर्स रहेंगे, पिन लाइक स्ट्रक्चर्स रहेंगे उसके अंदर, लंबे 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 लंबे, और जुड़ के पूरे से एक शीट जैसा स्ट्रक्चर बना लेंगे। दे आर कॉल्ड स्पिक्यूल्स मेड अप ऑफ सिलिका एंड कैल्शियम कार्बोनेट एंड सम फाइबर्स, फाइन फाइबर्स ऑफ स्पॉन्जिन प्रोटीन, व्हिच प्रोटीन? स्पॉन्जिन प्रोटीन आर आल्सो डिपॉजिटेड हियर। thus these all will collectively form the endoskeleton, अंदर का हिस्सा बनाएंगे, and this is what the structure of their sponges। ठीक है, so your endoskeleton is made up of these structures, spicules of silica and calcium carbonate, and spongin fiber proteins are also deposited, which form the skeleton that provides it with support। ओके, क्लियर हुआ? स्ट्रक्चर समझ में आया, बॉडी समझी, ऑस्टिया, ऑस्क्यूलम, स्पॉन्जोसिल, कोएनोसाइट्स की लोकेशन और बाकी की चीजें आजू बाजू पड़े वाले स्पिक्यूल्स और स्पॉन्जिन फाइबर्स समझ में आए। ओके, ये है तुम्हारा स्पंज। ओके, अब जब ये पानी इसके अंदर फ्लो होते रहता, पॉइंट नंबर 6, सो व्हेन वाटर एंटर्स थ्रू ऑस्टिया, ऑस्टिया से जाएगा स्पॉन्जोसिल, स्पॉन्जोसिल से फिर जाएगा वहीं पे अंदर रहेंगे कोएनोसाइट्स, दे विल हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट, जो भी पानी के अंदर न्यूट्रिएंट्स आ रहे हैं, जो कुछ भी बारीक बारीक एकदम इडिबल फाइटोप्लैंक्टन्स वगैरह आ रहे हैं तो उनको खाने का रहता है, उनको वो खा के एनर्जी डिराइव करेंगे, क्योंकि एनिमल्स है तो फूड नहीं बना सकते, उनको खाने के लिए भी क्या होगा, ओशन वाटर में जो भी एकदम अलगी जैसे एकदम बारीक बारीक अंदर आ रहे हैं तो उन अलगी को पकड़ लेंगे वो, और उनको फिर पकड़ के सेल के अंदर खींच लेंगे। यहाँ पे जो सेल्स रहते बैठे वाले उन सेल्स में उसको खींच लेंगे और सेल्स में उनका इंट्रासेल्युलर डाइजेशन होगा। ओके, तो मतलब पानी क्या कर रहा, ऑस्टिया से अंदर आ रहा है, न्यूट्रिशन लेके आ रहा है और पानी अंदर न्यूट्रिशन सप्लाई कर रहा है। ओके, सो व्हाट इज दिस ऑस्टिया? वाटर विल एंटर फ्रॉम ऑस्टिया इनटू स्पॉन्जोसिल टू कोएनोसाइट्स एंड अदर सेल्स, और बाहर कैसा निकलेगा? ऑस्क्यूलम। सो दिस फॉर्म्स अ फ्लो ऑफ वाटर, अ कैनाल लाइक सिस्टम। पानी यहां से आएगा, यहां से बाहर जाएगा, दिस इज कॉल्ड वाटर कैनाल सिस्टम। पॉइंट नंबर 6, वाटर canal system। what is the role of water canal system? what is water canal system? समझ में? पानी ऐसा फ्लो होगा, बस अंदर आएगा ऑस्टिया से, अंदर भरेगा और बाहर निकलेगा, अंदर उसमें से न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब हो जाएगा और बाकी बाहर निकलेगा तो कचरा भी उसमें ही डाल देने का। सो वाटर कैनाल सिस्टम किस काम में हेल्प करेगा? दिस विल हेल्प इन न्यूट्रिशन एज वेल एज रेस्पिरेशन, गैसियस एक्सचेंज। अब यहाँ पे जो सेल्स बैठा है, ये एक सेल इमेजिन करो, अंदर पानी आया, पानी में जो भी ऑक्सीजन है दैट ऑक्सीजन विल एंटर द सेल
CO2 will be released by the cell into water. डायरेक्ट एक्सचेंज होगा डिफ्यूजन की मदद से गैस का। अपने को कैसा नोज वगैरह है, इनके पास नोज बीज नहीं रहती, तो इनकी हर एक सेल क्या करती, डायरेक्ट ऑक्सीजन एक्सचेंज करेंगी, CO2 छोड़ देंगे अंदर पानी में, तो वो पानी के साथ ही बाहर निकल जाएंगी CO2, इधर पानी के साथ ही O2 अंदर आएंगे। ओके, सो इट विल हेल्प इन दिस वाटर कैनाल सिस्टम विल हेल्प इन न्यूट्रिशन, पहले न्यूट्रिशन आया, रेस्पिरेशन भी उसी की मदद से हो रहा है, प्लस इट विल ऑल्सो हेल्प इन एक्सक्रीशन, कचरा भी जो रहेगा वेस्ट, सेल जो भी वेस्ट बनाएंगे वो पानी में छोड़ देंगे, तो वेस्ट पानी के साथ वापस से बाहर निकल जाएंगे, समझ रहे हैं? तो इस तरीके से दे विल हेल्प इन एक्सक्रीशन ऑल्सो। रिप्रोडक्शन में भी ये सिस्टम मदद करता, रिलीज ऑफ गैमेट्स वगैरह करने में भी ये पानी की मदद से ही गैमेट्स बह के जाएंगे। सो गैमेट्स की भी जब बनेंगे या फिर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्ट्रक्चर बनेंगे जेम्यूल वगैरह, वो भी इसी तरीके से ये पानी के साथ बहेंगे, समझ रहे? मतलब पानी अंदर आते रहता और एक ओपनिंग से बाहर निकलता रहता, ओपनिंग यहाँ पे रहेंगी, यहाँ पे रहेंगी, कहीं पे भी रहेंगी, समझ रहे हैं? व्हाट इज द यूज ऑफ दिस वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम और वाटर कैनाल सिस्टम? न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन एंड रिप्रोडक्शन। ठीक है, सो दिस इज अबाउट योर वाटर कैनाल सिस्टम। देन डाइजेशन इज इंट्रासेल्युलर, डाइजेशन इज इंट्रासेल्युलर मतलब सेल के अंदर डाइजेशन होगा, जो भी मटेरियल है वो अंदर आ जाएगा और अंदर सेल उसको डाइजेस्ट कर लेंगी, सेल के अंदर डाइजेशन होगा। इंट्रा मतलब विद इन, ओके, इंटरसेल्युलर मतलब बिटवीन दी सेल, दो सेल रहेंगे उनके बीच में अगर चीजें डाइजेस्ट हो रही, ऐसा नहीं होता। सेल के अंदर चीज जाती, सेल उसको ब्रेक डाउन करेंगी, उसमें लाइसोसोम वगैरह रहते हैं, उसको ब्रेक डाउन में लिसिस में मदद करेंगे, प्रोटीन्स रहते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स रहते हैं, और फिर सेल उसमें से न्यूट्रिशन ले लेंगे और कचरे को बाहर फेंक देंगे। सो ये जो डाइजेशन हो रहा है, दिस काइंड ऑफ डाइजेशन इज नोन एज इंट्रासेल्युलर डाइजेशन दैट टेक प्लेस विद इन द सेल। ओके, सो इंट्रासेल्युलर डाइजेशन विद इन द बॉडी, क्योंकि इस बॉडी के अंदर ही हो रहा है डाइजेशन। ओके, इंट्रासेल्युलर डाइजेशन। Lastly, the 8th point is your reproduction. 8th point is respiration। कैसा होता है इनका? डाइजेशन समझ गया, रेस्पिरेशन देख लेते पहले। रेस्पिरेशन अभी बताया तुमको, जैसे डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस एट सेल्स, सेल्स के लेवल पे गैसेस डिफ्यूज हो रही, O2 अंदर जा रही, CO2 बाहर आ रही, सो दैट इज द रेस्पिरेशन। एक्सक्रीशन इज आल्सो बाय डिफ्यूजन, कचरा बाहर चले जाएगा, न्यूट्रिएंट्स अंदर आ जाएंगे। ओके, लास्ट पॉइंट रिप्रोडक्शन। लास्ट पॉइंट रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन दो प्रकार से हो सकता, असेक्सुअली भी और सेक्सुअली भी। असेक्सुअली भी और सेक्सुअली भी दोनों रिप्रोडक्शन दिखाई देते। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय फ्रैगमेंटेशन, देन जेम्यूल फॉर्मेशन एंड रीजनरेशन। रीजनरेशन, फ्रैगमेंटेशन मतलब asexual। what is asexual reproduction? when only one parent is involved, it is called asexual reproduction. it involves no formation of gametes, gametes are not formed, उसको asexual बोल देंगे। तो इसमें क्या होता है, ये स्पॉन्ज की क्या होंगे, एक आधा टुकड़ा निकल गया, गिर गया, और वो टुकड़ा दूसरी जगह गिर गया, तो उससे नया स्पॉन्ज आ जाएगा, मतलब आप टुकड़े से तैयार करें, फ्रैगमेंटेशन। दूसरा जेम्यूल फॉर्मेशन, दूसरा रीजनरेशन देख लो। इमेजिन करो यहाँ का टुकड़ा टूट गया, इतना टुकड़ा टूट गया, तो उतना टुकड़ा फिर से नया आ जाता, वहां पे वापस रिप्लेस हो जाता, रीजनरेट हो जाता। दिस इज कॉल्ड रीजनरेशन, फॉर्मेशन ऑफ लॉस्ट पार्ट, इट इज कॉल्ड रीजनरेशन। फ्रैगमेंटेशन में न्यू फ्रैगमेंट विल डेवलप इनटू अ न्यू स्पॉन्ज। ओके, देन जेम्यूल फॉर्मेशन में क्या होता, व्हेन अनफेवरेबल कंडीशन इज देयर। कैसी कंडीशन? अनफेवरेबल। अभी पानी कम हो गया, इमेजिन करो ये पूरा नदी सूख गई, तो पानी कम हो गया, इतना कम हो गया। ओके, अब ये मिटा देते, अपने इंटरनल स्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है। जैसे ही पानी कम हो, अब ये स्पॉन्ज है, यहां तक पानी भरा है, लेकिन जैसे जैसे नदी सूखने लगती तो पानी कम होने लगता, तो अब स्पॉन्ज को मालूम है अब अनफेवरेबल कंडीशन आने वाली है, अच्छी कंडीशन नहीं आएगी, पानी कम हो गया बोले तो अपने वांदे होने वाले अब, राइट? तो ऐसे टाइम पे क्या होता, दैट सेल्स, दीज स्पॉन्ज सेल्स, स्पेशली स्पॉन्जिला, फ्रेश वाटर में, मराइन वाटर में नहीं होता ये, फ्रेश वाटर में। क्यों? क्योंकि समुद्र कभी सूखता नहीं, राइट? नदियां सूखती या फिर फ्रेश वाटर वाली जगह, लेक्स वगैरह सूखेंगे, तो वहां पे क्या होगा, स्पॉन्जिला में, स्पॉन्जिला के जो सेल्स रहते, सो दैट सेल्स विल फॉर्म एग्रीगेशन ऑफ स्मॉल सेल्स, छोटे छोटे सेल्स का एग्रीगेशन कर देंगे। दे विल कवर इट इनटू अ कैल्शियम कोट और कवरिंग, उसको कैल्शियम की कवरिंग, जिसमें स्पिक्यूल्स रहेंगे आजू बाजू, जिसमें स्पिक्यूल्स रहेंगे आजू बाजू, एक ऐसा स्ट्रक्चर तैयार करते एक छोटा सा,
दिस स्मॉल स्ट्रक्चर विच कंसिस्ट ऑफ स्मॉल सेल्स, छोटे छोटे सेल्स रहते हैं उसके अंदर, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड जेम्यूल, जस्ट लाइक ब्रायोफाइट्स वाला जेम्मा। ओके, उसमें भी जेम्मा में क्या होता है, एक कप रहता, उसके अंदर ग्रीन सेल्स डिवाइड होके ऐसा सेल्स का गुच्छा बन जाता, वो कप टूट जाता और दूसरी जगह जाके गिरता और उससे नया ब्रायोफाइट का थैलस आ जाता, मर्केंशिया, राइट। वैसे इंटरनली दे फॉर्म जेम्यूल्स हियर। Gemmules are the small structures covered by spicules and spongin protein coat, and छोटे से पत्थर जैसे रहेंगे एकदम गोल 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 गोल, and they will be released through osculum, osculum से बाहर चले जाएंगे, बह के चले जाएंगे, इधर उधर गिर जाएंगे। बट when water will enter, जब वापस से फेवरेबल कंडीशन आ जाएंगी, सो इनके अंदर एक यहाँ पे ओपनिंग रहती छोटी सी, दिस इज कॉल्ड ऑस्टिया, एक छोटी ओपनिंग उनको भी रहती, और उसके अंदर से जैसे ही पानी अंदर जाएगा, सो दे विल स्टार्ट टू ग्रो एंड दे विल अगेन डेवलप इनटू अ न्यू स्पॉन्ज। ओके, तो यहाँ पे सिर्फ क्या होगा, नए सेल्स का ऐसा बंच तैयार होगा और वो पानी जाके जगह दूसरी जगह जाकर गिर जाएगा, फिर उसमें पानी जाने का इट विल नाउ डेवलप इनटू अ न्यू स्पॉन्ज। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड जेम्यूल फॉर्मेशन। So gemmules formation is found in sponges, especially fresh water sponge. Okay, this will come in your 12th standard first chapter, reproduction in organisms. वहाँ पे फिर से आएंगे, अपन डिटेल में देखेंगे प्रोसेस ऑफ जेम्यूल फॉर्मेशन, बट फॉर नाउ जस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट ऑल्सो। रीजनरेशन में लॉस्ट पार्ट इज रीजनरेटेड, समझ में आ गया। ओके, लास्टली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? It involves formation of gametes and two parents are required. One is male parent, second is female parent. Gamete formation होंगे, so it takes place by gamete formation. Male gamete will be there, sperm will be there, and egg will be there or female gamete. They will fuse and they will form zygote that will develop into cells. Cells बनेंगे, okay, and that mass of cells will grow internally और अंदर ही उनकी growth होगी। So जो फर्टिलाइजेशन होगा, फ्यूजन ऑफ स्पर्म विथ एग होगा, सो दैट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। बराबर है क्या? व्हाट इज फर्टिलाइजेशन? फ्यूजन ऑफ स्पर्म विथ एग, फ्यूजन ऑफ स्पर्म विथ एग। सो जो स्पर्म रहेगा और एग रहेगा तो इनकी फ्यूजन होंगी, इंटरनली होंगी, अंदर ही होंगी। ऐसा नहीं होगा स्पर्म्स पानी में चले जाएंगे और ओवम भी बाहर चले जाएगा और बाहर फ्यूजन होगा, ऐसा नहीं होता। जब बॉडी के अंदर ही फ्यूजन होता है, ह्यूमन बीइंग में भी ऐसे ही होता। Sperms are released in the female genital tract and they will fuse with the female egg, that is ovum, within the body of female. So जब fertilization body के अंदर होता तो उसको बोलने का internal fertilization। internal fertilization दो टाइप्स रहते हैं। दूसरा रहता external fertilization, मतलब male gamete will be released outside, female gamete will be released outside the body and they will fuse outside the body, बाहर फ्यूजन होगा। फिशेस में होता है ऐसा, ओके, और बाहर ही जाइगोट बनता। फ्रॉग में भी ऐसे होता, बाहर ही जाइगोट बनता, बाहर ही उसका टोड बनता, फीमेल की बॉडी में नहीं बनता। तो ये जो फर्टिलाइजेशन होगा बाहर, उसको बोलने का एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। व्हेन द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स विल टेक प्लेस विद इन द फीमेल बॉडी और विद इन द बॉडी, इट इज कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ कैसा फर्टिलाइजेशन है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ओके, फिर जो स्ट्रक्चर बनेगा जाइगोट, जाइगोट विल डेवलप इनटू लार्वा, जाइगोट विल डेवलप इनटू लार्वा and then larva will develop into adult, larva will develop into adult। तो ये जो डेवलपमेंट रहती इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। पहले तो दो प्रकार के फर्टिलाइजेशन समझ लो, लास्ट पॉइंट है, खत्म हो गया। इनडायरेक्ट, इंटरनल और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन समझा। इंटरनल फर्टिलाइजेशन इज द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स विद इन द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, इट इज इंटरनल, and fusion of gametes outside the body of organism, external fertilization. Okay, what about your indirect and direct development? So human being में क्या होता है? देखो, ह्यूमन बीइंग का जो बच्चा रहेगा, फीटस रहेगा, सो माँ के पेट में ग्रो होता, उसकी पूरी ग्रोथ माँ के पेट में होगी, यूटेरस में होगी, पेट में नहीं होती, यूटेरस में होती, and that baby is given birth which exactly resembles human body। वो अपने जैसे ही दिखता, क्या अलग दिखता क्या? उसको थोड़े से कुछ अलग पूंछ वगैरह रहती, बाद में कट जाती, पंख वगैरह रहते, टूट जाते, ऐसा कुछ होता क्या? नहीं। जबकि कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे रहते जैसे कि फ्रॉग, फ्रॉग में क्या होता? फ्रॉग जो रहेगा या मच्छर ले लो, मॉस्किटो, तो मच्छर जो रहेगा, मच्छर अंडे देगा, एग्स, एग्स पानी में डेवलप होकर उसके बनेंगे लार्वा, लार्वा से बनेगा प्यूपा, लार्वा, लार्वा से बनेंगे काले काले ऐसे डार्क प्यूपा, और प्यूपा से बनेगा फिर वापस से ग्रो होके छोटे मच्छर, और फिर वो बनेंगे एडल्ट। तो उनमें अलग अलग स्टेजेस रहती है उनकी लाइफ में। पानी में अलग,
इंडिपेंडेंट स्टेज रहती लार्वा, इंडिपेंडेंट स्टेज रहती प्यूपा। अपने बच्चे के वैसे रहते कि ह्यूमन के लार्वा है, बाहर निकल के प्यूपा, फिर ऐसा नहीं रहता। अपना जो ह्यूमन बेबी होता है फुल ग्रोन बेबी रहता है और वो एग्जैक्टली एडल्ट जैसा दिखता। ओके सो जब बीच में कोई इंटरमीडिएट स्टेजेस आती विच आर डिफरेंट फ्रॉम एडल्ट, वो लगती नहीं। अब ये लार्वा को देख के अपने को क्या लगता है, ये कोई तो भी कीड़ा है, इंसेक्ट है, मच्छर समझते क्या अपन उसको, नहीं, वो अलग ही दिखता, एडल्ट से बिल्कुल अलग दिखता। सो व्हेनेवर देयर आर इंटरमीडिएट लार्वल स्टेजेस, whenever there are intermediate larval stages which are distinct from the adult, so that kind of development is known as indirect development. Direct development नहीं हो रहा, indirectly developing into adult, it is called indirect development. And when growth is internal and baby is given birth which exactly resembles the adult, अपने जैसे ही दिखता, उसको बोलेंगे डायरेक्ट डेवलपमेंट। तो अपना डायरेक्ट रहता, मैमल्स में डायरेक्ट डेवलपमेंट रहता, इंसेक्ट्स वगैरह में जनरली इनडायरेक्ट डेवलपमेंट दिखता। तो यहाँ पे भी आपको कैसा डेवलपमेंट है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, दैट इज डेवलपमेंट थ्रू लार्वल स्टेज, डेवलपमेंट थ्रू लार्वल स्टेज। ओके क्लियर। यहाँ पे फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इस तरीके से कैरी आउट होता और जो बॉडी रहती वो हर्मैफ्रोडाइट रहती। हर्मैफ्रोडाइट मतलब क्या, बायसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म है, बायसेक्सुअल मतलब एक ही बॉडी में दोनों सेक्सेस है। इसको अपन बोलते हैं मोनोइशियस कंडीशन, मोनोइशियस कंडीशन। अपन कैसे ह्यूमन बीइंग यूनिसेक्सुअल बॉडी, मतलब एक बॉडी में एक ही सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट है, मेल में मेल सेक्स ऑर्गन, फीमेल में फीमेल सेक्स ऑर्गन, दोनों अलग अलग बॉडीज है, तो अपन डायोशियस हो गए, राइट। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं रहता, यहाँ पे क्या है, मेल स्ट्रक्चर्स एंड फीमेल स्ट्रक्चर्स आर प्रोड्यूस्ड इन सेम बॉडी, मतलब वो मोनोशियस है, एक ही बॉडी में दोनों स्ट्रक्चर। सच बॉडी इज ऑल्सो नोन एज हर्मैफ्रोडाइट और बायसेक्सुअल इंडिविजुअल। ओके अपन यूनिसेक्सुअल है, कुछ ऑर्गेनिज्म बायसेक्सुअल होते हैं जिसमें मेल फीमेल स्ट्रक्चर एक साथ रहते हैं, उसको बोलने का बायसेक्सुअल या फिर हर्मैफ्रोडाइट। अभी नाम कैसे पढ़ा देखो, एक छोटी सी स्टोरी अच्छी है। ग्रीक देवता है हर्मिस और उनकी वाइफ रहती है एफ्रोडाइट। ये देवी देवता है, हर्मिस बोल के कोई तो भी गॉड थे और एफ्रोडाइट कोई तो भी गॉडेस थी। उनको बच्चा हुआ एक, वो बच्चा आधा लड़का था आधी लड़की थी। ओके हिंदू मैथोलॉजी में आपको अर्धनारेश्वरी मालूम होगा, महादेव और पार्वती का जॉइंट फॉर्म। ओके तो वैसे ही एक बच्चा हुआ था जिसमें आधा लड़का था आधी लड़की थी। सीधा सीधा किन्नरों की बात कर रहा मैं, क्लिनफिल्टर सिंड्रोम के जैसी। ओके सो उनमें मेल फीमेल दोनों के कैरेक्टर थे। तो वो बच्चे का नाम क्या रखे, हर्मैफ्रोडाइट। ओके ग्रीक माइथोलॉजी में उसका नाम रखा है हर्मैफ्रोडाइट, मतलब मेल फीमेल स्ट्रक्चर एक साथ है, सेक्सेस आर नॉट सेपरेट। सो व्हेन सेक्सेस आर नॉट सेपरेट इट इज कॉल्ड बायसेक्सुअल और हर्मैफ्रोडाइट और मोनोशियस ऑर्गेनिज्म। ओके जब सेक्सेस अलग अलग रहते सो इट इज कॉल्ड यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल होगा, ये भी यूनिसेक्सुअल, ये भी यूनि मतलब एक एक सेक्स है इसके अंदर, यूनिसेक्सुअल। ऑल्सो नोन एज डायोशियस, अलग अलग दो बॉडीज है, डायोशियस ऑर्गेनिज्म। सो स्पॉन्जेस कैसे रहते हैं, मोनोशियस या फिर हर्मैफ्रोडाइट, बोथ दी सेक्सेस आर प्रेजेंट इन सेम बॉडी। ओके समझ में आया क्या इनके कैरेक्टर्स, कोयानोसाइट स्पेशल सेल से उनका रोल वगैरह। ओके सो दैट्स ऑल अबाउट योर स्पॉन्जेस। ओके एग्जांपल्स अपने SSEE, साइकॉन स्पॉन्जिला, यूस्पॉन्जिला, यूप्लेक्टेला। So, यहाँ पे आपका पहला फाइलम खत्म हो गया। वी विल सी नेक्स्ट फाइलम एंड अदर फाइलम्स इन द सेम मैनर, आपको आसान लगेगा, विद फिगर्स इट विल बिकम मच मोर इजी एंड विल सी द सेकंड फाइलम इन योर नॉन कॉर्डेट्स, सिलेंट्रेटा और नाइडेरिया इन नेक्स्ट लेक्चर।